देश भर में दिवाली का उत्सव मनाया जा रहा है। अयोध्या में दिव्य दीपोत्सव की तैयारी जोरों पर है। आज सरयू तट पर 28 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड बनेगा। आज सुबह से ही अयोध्या में झांकी निकाली जा रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या का पहला दीपोत्सव है। तो आज एक और नया विश्व रिकॉर्ड बनने वाला है, जब अयोध्या में लाखों दीप एक साथ जगमग होंगे। और सिर्फ राम की पैड़ी ही नहीं बल्कि पूरे अयोध्या में भी लाखों दीपों की संख्या होगी आज, और पूरी दुनिया की नजरें आज के दीपोत्सव पर अयोध्या में। विपिन हमारे साथ जुड़ चुके, एक बार फिर से चलते हैं विपिन के पास। विपिन, तस्वीरें दिखाइए राम की पैड़ी पर आज के दिन की क्या तैयारी है, क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें आज एक नया कीर्तिमान बनने वाला है दीपों का, दीपोत्सव का। बिल्कुल रवि, ये पहली बार होगा 500 साल में जब भगवान रामलला अपने घर में विराजमान हो गए हैं, और अयोध्या वो पहली दिवाली मना रहा है जब भगवान राम अपने घर में होंगे। मैं इस वक्त राम की पैड़ी पर हूं, सरयू के किनारे, और देखिए कैसा दीपोत्सव के लिए कार्यक्रम बनाया गया है, सजाया गया है। ये सरयू की नदी का पहला बहता हुआ पानी, और इस घाट के किनारे इस तरह के 55 घाट, और 55 घाट पर 25 लाख दिए, और पूरे अयोध्या में 35 लाख दिए। और ये तमाम वॉलंटियर्स, आप इस तरफ देखिए, अगर ये तमाम वॉलंटियर्स इस वक्त बैठकर उन दियों में अब बाती डाल रहे हैं जिनको शाम को रोशन होना है। थोड़ा क्लोज आएंगे और आपको ये तस्वीर भी दिखाएंगे कि कैसे शाम की तैयारी के चल रही है, और दियों में अब बाती डालने का काम शुरू हो चुका। और ये तमाम बच्चे अलग अलग स्कूल से, कॉलेज से आए हैं। 14,000 बच्चे, 14,000 वॉलंटियर्स यहाँ पर आए हैं, और इन बच्चों से एक बार बात कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं, कितना एक्साइटमेंट है और कितना प्राउड हो रहा है इस मूवमेंट के पार्ट बन के? बहुत ज्यादा सागे से आए हैं, बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। कितने दिन से लगे हुए आप लोग, जरा शॉर्ट में दिखाते रहिए। 3 दिन से लगे हुए हैं। तो बत्तियां डालना शुरू हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है? तेल डाला जाएगा इसमें? हाँ, तेल डाला जाएगा। घर वाले फोन करके आप लोगों से बात कर रहे हैं कि जरा दिखाओ लाइव क्या हो रहा है, क्योंकि सबको आने की अनुमति नहीं है। हाँ, बिल्कुल बात कर रहे हैं। वीडियो कॉलिंग चल रही है घर वाले में? हाँ, चल रही है। हम सब लोग वीडियो कितने दिन से लगे हुए हैं, कैसे कैसे बनाया, क्या क्या टास्क दिया गया था? हम लोग 3 दिन से यहाँ पे लगातार काम कर रहे हैं। अच्छा। हम लोग ये रखा गया था, और आज बाती अभी 4 बजे से तो तेल डाला जाएगा। 4 बजे से तेल। अच्छा, एक एक वॉलंटियर्स को कितने कितने दिए लगाने का दिया गया है जिम्मा? ये तो ये नहीं दिया गया है। 38,540 दिए यहाँ पे दिए गए हैं। 38,000 दो नंबर पे। तो देख सकते हैं ये 2 नंबर घाट है, और इसी तरह से निधि, रवि, इसी तरह से हर घाटों को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। जी विपिन, रात में ये नजारा बेहद भव्य और खूबसूरत दिखेगा। अभी आपने तैयारियों के बारे में जानकारी दी, बहुत शुक्रिया विपिन आपका, और अभिजीत आपका भी धन्यवाद रामनगरी से ये तस्वीरें हमें दिखाने के लिए। और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दिवाली मनाई जा रही है। ये दिवाली विशेष रूप से आयोजित करने की योजना यूपी सरकार ने बनाई है। 2024 की दिवाली अयोध्या में नया कीर्तिमान बनाएगी। इस दिन अयोध्या के सरयू घाट और मंदिर समेत बाकी जगह 28 लाख दिए जलाए जाएंगे। दिए बिछाने का काम करीब करीब पूरा कर लिया गया है। इसके लिए वॉलंटियर्स लगाए गए, और काम धनतेरस से पहले ही पूरा करने का दावा किया जा रहा है। अयोध्या में ये दिए 55 घाटों पर बिछाए गए हैं। इनको जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो सके, इसके लिए उनकी एक टीम को भी आमंत्रित किया गया। अगर देखें तो अयोध्या राम की नगरी इस बार जगमगाहट में खोई हुई है। लोगों का कहना है कि यहाँ 500 साल बाद त्रेता युग जैसी दिवाली मनाई जा रही है, जिसकी तैयारी देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये दिवाली कितनी भव्य होने वाली है। दरअसल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दिवाली होने की वजह से शहर की रौनक पहले से ज्यादा और चकाचौंध नजर आ रही है। देश के कोने कोने से राम भक्त दिवाली को मनाने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या में दीपोत्सव के चलते सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए गए। शहर को 14 जोन और 40 सेक्टर में बांटा गया है, और निगरानी की जा रही है। और दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल का बयान, दीपावली पर दिए जलाएं, पटाखे नहीं। पटाखे पर विवाद को लेकर केजरीवाल ने कहा, कोई हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं, पटाखों से प्रदूषण फैलता है। सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, हाई कोर्ट का भी कहना है, सभी कोर्ट्स का कहना है कि प्रदूषण के मद्देनज़र जो है हमें पटाखे नहीं, हमें दिए जलाने चाहिए। ये लाइट्स का त्यौहार है, ये दिए जला के, मोमबत्ती जला के हम अपना त्यौहार मनाएं, ना कि पटाखे जलाएं। पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है। प्रदूषण से कोई ऐसा नहीं है कि किसी पे एहसान कर रहे हैं, हम अपने ऊपर ही एहसान कर रहे हैं।
जो प्रदूषण होगा वो हम ही उससे भुगतेंगे, हमारे बच्चे ही, छोटे छोटे बच्चे वही उससे भुगतेंगे। तो इसमें कोई हिंदू और मुसलमान और इसका कोई वो नहीं है, सबकी सांसें ज़रूरी है, सबकी ज़िंदगी ज़रूरी है। और दिल्ली सरकार ने पटाखों पर बैन लगाने के साथ इस बार दिए जलाने की मुहिम शुरू की है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लोगों से अभियान के साथ जुड़ने की अपील की। दिवाली से पहले ही दिल्ली में सांस का संकट गहरा गया है। आज दिल्ली से लेकर नोएडा तक AQI खतरनाक स्तर पर दिखा और AQI खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। अक्षरधाम से लेकर ITO तक सुबह धुंध की परत दिखी। दिल्ली सरकार ने पटाखों की जगह दिए जलाने की मुहिम शुरू की है। सरकार ने पटाखों पर बैन लगा दिया है ताकि दिवाली के दिन प्रदूषण को कम किया जा सके। गोपाल राय मेरे साथ है। गोपाल जी, बैन तो आपने लगा दिया है, लेकिन वो बैन कागजों से निकल कर बाहर भी आए, ग्राउंड पे भी दिखे, इसके लिए क्या कुछ तैयारी की गई, कितनी टीम्स बनी है? देखिए, इसके लिए जरूरी है कि सभी लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं। पोल्यूशन हमें परेशान कर रहा है, बच्चों की जिंदगी को परेशान कर रहा है, पटाखे हम जला रहे हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हम बच्चों बुजुर्गों की जिंदगी को पटाखे फोड़ करके क्यों तबाह करना चाह रहे हैं, ये हमें सोचना है। और जब सभी लोग इसके लिए प्रयास करेंगे तो ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जहां तक पुलिस की बात है, कल हमने बैठक की थी, उन्होंने जो हमें रिपोर्ट दी है कि उन्होंने 300 टीमें बनाई है। दिवाली में पटाखों पर पाबंदी लगाने के फैसलों और सवालों पर बाबा बागेश्वर ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि होली दिवाली पर ज्ञान देने वाले बकरीद पर सवाल क्यों नहीं उठाते। दिवाली पर पटाखा छोड़ने को लेकर कई लोग सवाल उठा रहे हैं, साथ ही प्रदूषण की वजह से पटाखे नहीं छोड़ने की सलाह दे रहे हैं। इसे लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भड़क गए। उन्होंने कहा कि हम दो पक्षीय बात करने वालों पर ही सुतली बम रख देंगे। बागेश्वर बाबा ने कहा कि लोग जमकर दिवाली पर पटाखे फोड़ें, हिंदुओं के त्योहारों के खिलाफ साजिश हो रही है। ये देश का दुर्भाग्य है, जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं, कोई ना कोई कानून की डंगा की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है। अब किसी ने हमको, कल ही हमने एक न्यूज़ देखी थी, उसमें कहा है कि जितने दियों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांटते हैं तो भला हो जाएगा। हम उन महाशय महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं कि इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो, उतने रुपया जो लाखों के बकरे काटे जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान फिर गायब हो जाता है। और आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो दिल्ली की सड़कों का निरीक्षण कर रही हैं और आप सरकार को घेर रही हैं। आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल इन दिनों दिल्ली में सड़कों और गलियों का निरीक्षण कर रही हैं और अपनी ही दिल्ली सरकार को घेर रही हैं। जब वो जनकपुरी के पंखा रोड पहुंची तो वहां कूड़े का अंबार नजर आया। मतलब बिल्कुल मेन रोड है, पंखा रोड, दिल्ली की बिल्कुल हार्ट है ये सड़क, और उसने ये हाल मचा रखा है। स्वाति मालीवाल ने मेयर शैली ओबेरॉय को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन फोन स्विच ऑफ मिला। स्विच ऑफ करके बैठी है मैं, स्विचर मैडम जी स्विच ऑफ करके बैठी है अपना फोन। उन्होंने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। ये कहते हैं कि जन्माष्टमी के दिन ये पैदा हुए, तो अपनी तुलना श्री कृष्ण भगवान जी से करते हैं। श्री कृष्ण भगवान जी कितना प्रेम करते थे गाय से। ये जिस राज्य के राजा बन बैठे हैं, वहाँ पे गाय प्लास्टिक खाने को मजबूर। स्वाति मालीवाल ने कहा कि अगर मेयर ने समय रहते कूड़ा नहीं हटवाया तो ये कूड़ा उनके घर के बाहर ढेर कर दिया जाएगा। स्वाति मालीवाल इससे पहले दिल्ली के शीश महल का भी निरीक्षण करने गई थी और स्थानीय विधायक को फोन पर डांटा था। आप सांसद दिल्ली में फैले कूड़े से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर कर रही हैं। नवी मुंबई की एक सोसाइटी में दिवाली की लाइट लगाने का विरोध हो गया, जिसके बाद घंटों ड्रामा चला। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की। बोल दिया चेयरमैन को लाइट नहीं लगेगी, लाइट चालू नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। अरे मेरा प्रोग्राम है, मैं कैंसिल करूंगा। तुम अपना प्रोग्राम करो, तुमको लाइट जो करना लाइट से करो, लाइट चालू करो। मैं बोल रहा हूँ कि मत करो, लाइट नहीं जलेगी। वायरल वीडियो नवी मुंबई के पंचानन सोसाइटी का बताया जा रहा है। दावा है कि सोसाइटी के चेयरमैन मुस्लिम हैं, इसलिए सोसाइटी में रहने वाले कुछ लोगों ने दिवाली के दिन इमारत पर लाइट लगाने का विरोध कर दिया और सोसाइटी में घंटों हंगामा होता रहा।
इस बीच सोसाइटी के लोग इस शख्स को समझाते बुझाते भी नजर आए, लेकिन ये अपनी बात पर अड़ा रहा। अरे सुनो ना भाई, सभी मुसलमान त्योहार मनाने नहीं देते ना। सुनो मैं घराने देती है, सुनो क्यों वो आज तक ये होता क्या नहीं होता। चलो घंटों चले इस ड्रामे के बाद सोसाइटी के चेयरमैन और उसके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई, जिसमें गाली गलौज का आरोप लगाया गया। और अयोध्या से लेकर न्यूयॉर्क तक दिवाली की भव्य तैयारियां चल रही हैं। अमेरिका की सबसे ऊंची इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को रंग बिरंगी रोशनी से जगमग किया गया है। इससे पहले सोमवार को व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई गई थी। अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति दिवाली के खास अवसर पर व्हाइट हाउस में दीप भी प्रज्वलित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने पेंसिल्वेनिया प्रांत के दिवाली पर्व के मौके पर ऑफिशियल छुट्टी घोषित करने वाला एक कानून पास किया है। इस विधेयक को पेंसिल्वेनिया सीनेट ने 50-0 से पास किया। बता दें कि पेंसिल्वेनिया में करीब 2 लाख साउथ एशियंस रहते हैं और उनके लिए रोशनी का उत्सव एक खुशी का मौका होता है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे अमेरिका की सबसे ऊंची इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा गया है। इससे पहले सोमवार को व्हाइट हाउस में भी दिवाली मनाई गई। 21 साल पहले तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसकी शुरुआत की थी, जिसके बाद हर साल व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई जाती है। दरअसल दिवाली का त्योहार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बसे हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन खुशी से मनाते हैं। भारत के अलावा भी कई देशों में दिवाली पर आतिशबाजी की जाती है। और दिवाली के मौके पर LOC पर सेना के जवान मुस्तैदी से निगरानी कर रहे हैं। अखनूर सेक्टर में तैनात जवानों ने दिवाली मनाई। देखिए TV9 की ग्राउंड रिपोर्ट। पूरा देश दिवाली का महापर्व मना रहा है और आज हम पहुंचे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल अखनूर सेक्टर में। आप देखिए कि किस तरीके से भारतीय सेना के जवान यहां पर लगातार दिवाली का महापर्व मना रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना के जवान जो है वो यहाँ पर दिवाली मनाते हुए नजर आ रहे हैं। अपने घरों से दूर ये जवान किस तरीके से दिवाली मना रहे हैं ये जानने की कोशिश में TV9 भारतवर्ष पहुंचा है भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में। और ये देखिए दिवाली का महापर्व है, पूरा देश दिवाली मना रहा है और ऐसे में ये देखिए किस तरीके से ये जवान जो है ये यहाँ पर दिवाली मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही जवान है जिनकी वजह से हम और आप अपने घरों में हर एक त्योहार जो है वो खुशी के साथ मना पाते हैं। इन्हीं की वजह से हम और आप अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में ये देखिए किस तरीके से भारत माता की जय के जयघोष लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दिवाली और छठ के मौके पर दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ है, जिसे नियंत्रित करने के लिए खास तैयारियां की गई है। देखिए आनंद विहार से ये रिपोर्ट। देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर बाकायदा जो है CCTV कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि जिन लोगों की ट्रेन लेट है तो वो लोग कहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, वो तस्वीरें भी यहाँ पर देखी जा रही हैं। ये टेंट लगाया गया है, बाकायदा लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं और बाकायदा इन पर भी RPF के द्वारा निगरानी रखी जा रही है। देख सकते हैं कि कोई भी शख्स खड़ा होता है तो बाकायदा उसका चेहरा साफ दिखाई देता है। उसके अलावा अगर ट्रैक की बात कर ले तो आपको ये रेलवे ट्रैक जो है वो नज़र आएगा। बाहर की तस्वीरें भी आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। इसके अलावा जो गतिविधियाँ ऑफिस के अंदर हो रही हैं वो भी बाकायदा उस पर नज़र रखी जा रही है। जब भी कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म पे प्लेस होती है तो एक उस ट्रेन में पैसेंजर को बैठाने के लिए कम से कम 60 से 70 स्टाफ रहते हैं, ताकि कोई भी किसी भी तरह का अफरा तफरी ना मचे। और एक बार जब ट्रेन में सारे बैठ जाते हैं तो हम इंश्योर करते हैं सारे गेट क्लोज हो जाए, ताकि कोई भी पैसेंजर गेट पे लटक के नहीं जाए। और ये भी इंश्योर कर रहे हैं क्या कि मतलब कोई भी पैसेंजर ट्रैक के थ्रू क्रॉस नहीं करे, जिससे किसी भी तरह की अनहोनी हो सके। और प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 दिनों के गुजरात दौरे पर रहेंगे। PM आज केवड़िया को 284 करोड़ की सौगात देंगे। पूरी खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के लिए केवड़िया तैयार है। PM मोदी दिवाली पर गुजरात की जनता को अरबों रुपए की सौगात देंगे। PM मोदी आज शाम 5:30 बजे एकता नगर में 280 करोड़ से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वो शाम 6 बजे 99 कॉमन फाउंडेशन कोर्स के अधिकारियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर दिवाली के दिन राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल होंगे। वहां सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि देंगे। PM मोदी एकता दिवस की शपथ दिलाएंगे और एकता दिवस परेड देखेंगे। इस परेड में 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस, 4 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल,
एनसीसी और एक मार्चिंग बैंड की 16 मार्चिंग टुकड़ियां शामिल होंगी। इस कार्यक्रम में हमारे वायुवीर फ्लाइट पास्ट भी करेंगे। सेना के अलावा स्कूली बच्चे भी वारा पाइप बैंड शो करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे को लेकर जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। जहां जहां पीएम मोदी के कार्यक्रम होंगे वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स और सुरक्षा बल तैनात है। महाराष्ट्र चुनाव में नवाब मलिक पर घमासान मचा हुआ है। नवाब मलिक को अजीत गुट ने मानखुर्द शिवाजी नगर से मैदान में उतारा है, मगर बीजेपी ने मलिक से दूरी बना रखी है, तो शिवसेना यूबीटी ने भी सवाल उठाए। पूरी रिपोर्ट देखिए। अजीत पवार गुट ने नवाब मलिक को चुनाव मैदान में उतारकर बड़ा दांव खेला है। नवाब मलिक को मानखुर्द शिवाजी नगर से उम्मीदवार बनाया गया है। नवाब मलिक की उम्मीदवारी पर शिवसेना यूबीटी ने अब सवाल खड़े किए हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि एकनाथ शिंदे को इसका जवाब देना चाहिए। इस पे एकनाथ शिंदे जी जवाब दे, क्योंकि वो दाऊद के पार्टनर को गले नहीं मिल सकते थे, किसी जो दाऊद से संबंध है उसके बाजू में नहीं बैठ सकते थे। एनसीपी की तरफ से नवाब मलिक को चुनावी मैदान में उतारना सहयोगी दल बीजेपी को भी रास नहीं आया। भारतीय जनता पक्षाची भूमिका खूप स्पष्ट आहे। महायुतीमध्ये असलेल्या सर्व पक्षांनी आपापले उमेदवार आपणच ठरवायचे आहेत। विषय फक्त नवाब मलिक यांच्या अधिकृत राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या उमेदवारीबद्दल आहे। नवाब मलिक यांच्या उमेदवारीबद्दल भारतीय जनता पक्षाची भूमिका हीच आहे कि भारतीय जनता पक्ष नवाब मलिक यांचा प्रचार करणार नहीं। नवाब मलिक की उम्मीदवारी पर बीजेपी का रुख स्पष्ट है। बीजेपी नवाब मलिक के लिए प्रचार नहीं करेगी। और महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र 6 नवंबर को आएगा। खड़गे राहुल गांधी जारी करेंगे मैनिफेस्टो। शरद पवार उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। महाराष्ट्र चुनाव के लिए 6 नवंबर को कांग्रेस का मैनिफेस्टो आएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी जारी करेंगे घोषणा पत्र। और महाराष्ट्र में कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिसके बाद कांग्रेस अखिलेश से बातचीत में जुटी हुई है। महाराष्ट्र कांग्रेस के चीफ नाना पटोले से बातचीत जारी है। नाना पटोले हमारे साथ में है बात करने के लिए। अब नाना, सीट शेयरिंग का मामला लंबे समय तक चला, लेकिन कई जगहों पर समाजवादी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, साथ साथ में एमबीए के लोग भी आमने सामने हैं। क्या फ्रेंडली फाइट चल रही है? क्या फ्रेंडली फाइट चल रही है? कहाँ तक स्थिति क्लियर होगी, कब तक होगी? फ्रेंडली फाइट नहीं होगी। हम महाविकास आघाड़ी करके चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सर समाजवादी ने अपने उम्मीदवार 9 सीटों पर उतार दिए। उनको समझाने का काम शुरू हो गया है और हो जाएगा। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरह से विवाद सामने आ रहे हैं दिवाली के मौके पर, जय श्री राम बोलने पर खाना दिया जाएगा, कहीं दिवाली में लाइट नहीं जलाने दिया जा रहा, कहीं पटाखे नहीं फोड़ने दिया जा रहा, इसको किस तरह से देखते हैं? देखो, बीजेपी की मानसिकता है वो आपको सामने मिलेंगी। सरकार उनके पास है कि पोलराइजेशन करके हम चुनाव जीतेंगे, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ये बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। महाराष्ट्र शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा का है, छत्रपति शिवाजी महाराज का है। जो पोलराइजेशन करेगा वही गड्ढे में चले जाए। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चरम पर है। वहीं राजधानी लखनऊ में पोस्टर वॉर तेज हो गया है। ये पोस्टर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के बाहर लगाया गया है। पोस्टर में देखा जा सकता है कि लिखा गया है, न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता अमित चौबे की तरफ से ये पोस्टर्स लगाए गए। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले पार्टियों के बीच में पोस्टर वॉर चल रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे को पोस्टर के जरिए निशाना साध रहे हैं। पोस्टर वॉर से यूपी की राजनीति का पारा चढ़ गया है। 2 दिन पहले बीजेपी के सहयोगी निषाद पार्टी ने भी अपनी अहमियत जताने का प्रयास किया। इस पोस्टर में लिखा गया कि 27 का नारा निषाद है सहारा, और इसमें संजय निषाद और उनके बेटे प्रवीण निषाद की फोटो है। यह पोस्टर निषाद पार्टी के नेता विजेंद्र कुमार त्रिपाठी की तरफ से लगाया गया है। इससे पहले लखनऊ में संजय निषाद का एक और पोस्टर लगाया गया था, जिसमें उन्हें 2027 का खेवनहार बताया गया था। दरअसल सबसे पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर 27 के सत्ताधीश वाले पोस्टर्स लगाए गए थे, जिस पर जमकर बयानबाजी हुई थी। हरियाणा चुनाव में धांधली के कांग्रेस के आरोपों को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस के सभी आरोपों और सवालों का जवाब दिया है। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कई आरोप लगाए थे। ईवीएम में गड़बड़ी से लेकर बूथों पर वोट नहीं डालने की शिकायत चुनाव आयोग से की गई थी। अब चुनाव आयोग ने 1600 पन्नों में कांग्रेस के एक एक आरोप का जवाब दिया है।
साफ कहा गया है कि जिस तरह से आधारहीन आरोप लगाए गए उससे अराजकता फैलने का डर है। कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में 26 शिकायतें की थी। चुनाव आयोग ने धांधली के आरोपों को निराधार बताकर खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, आयोग ने कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों को वोटिंग और काउंटिंग जैसे संवेदनशील समय पर इस तरह से सनसनीखेज आरोप लगाने को लेकर आगाह भी किया। चुनाव आयोग ने कहा कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना आरोप अशांति और अराजकता का कारण बन सकते हैं। चुनाव आयोग का जवाब आने के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा झूठ का सहारा लेकर चलती है। माननीय चुनाव आयोग ने जो कांग्रेस के उस झूठ को नकारा है, क्योंकि कांग्रेस लगातार झूठ का सहारा लेकर के वो कहीं ना कहीं लगी रहती है कि हमें कामों के ऊपर तो वोट नहीं मिलता, झूठ से अगर वोट मिल जाए तो लोगों का शोषण कर लें। कांग्रेस को चुनाव आयोग का जवाब मिलने के बाद सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आयोग आखिर ईवीएम की वकालत क्यों करती है, तो कांग्रेस के सवालों का बीजेपी ने भी जवाब दिया। चुनाव आयोग को क्या फर्क पड़ता है कि अगर ये चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होते हैं या बैलेट पेपर से होते हैं। और मुझे ये बात कभी समझ नहीं आई कि चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की इतनी तर्जमानी क्यों करता है, इतनी वकालत क्यों करता है। हरियाणा में जो हुआ है उससे बची कुछ ही जो विश्वसनीयता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की, वो भी समाप्त हो गई है। कांग्रेस एक विचारहीन, नीतिहीन, नेतृत्वहीन, नीयतहीन डूबता हुआ जहाज है। वो अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फेंकते, चुनाव आयोग पर फेंकते। अगर कर्नाटका में जीत जाए, हिमाचल में जीत जाए, तेलंगाना में जीत जाए तो उन्हें ईवीएम याद नहीं आती। अपने विवेकहीन युवराज की महापरिक्रमा के अंदर ही पूरी पार्टी डूबी है और आज 2 दर्जन से ज्यादा चुनाव हारने के बाद भी अहंकार सर पर बोल रहा है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। समंदर में नाविक की हत्या के बाद नाव को आग के हवाले कर दिया गया। देखिए पूरी खबर। धू जली नाव, बीच समंदर में आग और धुएं का गुबार, आग की लपटों का खौफनाक मंजर। तस्वीरें सिंधुदुर्ग के पास समंदर की हैं। बीच समंदर में नाव पर सवार नाविकों के बीच किसी बात को लेकर आपस में विवाद हुआ था। इस दौरान खलासी ने खौफनाक कदम उठाते हुए नाविक की हत्या कर दी और नाव को आग के हवाले कर दिया। यह घटना सिंधुदुर्ग जिले के देवगढ़ के पास कुंकेश्वर के गहरे समंदर में हुई। गहरे समंदर में मछली पकड़ने गए नाव पर सवार खलासी ने इस वारदात को अंजाम दिया। नाव जलने से करीब 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ है। संदिग्ध आरोपी जयप्रकाश विश्वकर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक रत्नागिरी के राजीव वाड़ा इलाके के नुमान रफीक फंसोकर की नाव मछली पकड़ने के लिए मुजात राबिया मिलकर वाडा निकली थी। कुनकेश्वर में गहरे समंदर में मछली पकड़ने के दौरान खलासी और नाविक के बीच बहस हुई। इसके बाद खलासी जयप्रकाश विश्वकर्मा ने नाविक रविंद्र नाटेकर की हत्या कर दी और नाव में आग लगा दी। अब इस घटना का वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में जलती हुई नाव दिख रही है। वहीं आरोपी खलासी को गिरफ्तार कर पुलिस अपने साथ लेकर जाती दिखी। लखनऊ में इस बार हाईटेक तरीके से आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इसमें तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया गया। जम्मू कश्मीर के लखनऊ में 27 घंटे के अंदर 3 आतंकियों को मार गिराया गया। इसके पीछे जिस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया गया वो बहुत अहम है। ऑपरेशन आसन में सेना ने मानव रहित वाहन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है, जिससे सफलता मिलने में आसानी हुई। ऑपरेशन की सफलता के पीछे आपसी तालमेल ने भी बड़ा असर दिखाया है। बाकी हमने टेक्नोलॉजी का काफी इस्तेमाल किया है इसमें, जिसमें हमको लगातार सर्वेलेंस मिल रहा था अलग अलग एरियल ऑब्जेक्ट्स का। हमने अनमैन्ड व्हीकल्स यूज करे इसमें, हमने इसमें थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया और ये सब मिलाकर हमको एक बहुत ही जल्दी और बहुत ही सक्सेसफुल हमको नतीजा इसका मिला है। दरअसल इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने 30 से 38 ड्रोन इस्तेमाल किए ताकि पूरे इलाके पर सर्वेलेंस रखी जा सके, ताकि आतंकी जो है वो किसी भी तरीके से इस इलाके से ना भाग सके। उत्तराखंड में डेटोनेटर से रेलवे ट्रैक उड़ाने की साजिश का खुलासा हुआ है। हरिद्वार के मोतीचूर स्टेशन के पास से पुलिस ने डेटोनेटर बरामद किया।
हरिद्वार जीआरपी को मुरादाबाद रेलवे मंडल के कंट्रोल रूम से रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर होने की खबर मिली थी, जिसके बाद जीआरपी दस्ता मौके पर पहुंचा और डेटोनेटर बरामद किया। इसके बाद आसपास के सीसीटीवी खंगाले गए और संदिग्ध शख्स की पहचान की गई। हरिद्वार जीआरपी ने रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर रखने वाले आरोपी अशोक को हिरासत में ले लिया, जो यूपी के रामपुर का रहने वाला है। ये दिनांक 27 तारीख की घटना है, जिसमें की सूचना हमें मिली थी कि मोतीचूर रेलवे ट्रैक पर एक डेटोनेटर मिला है, जिसको कि रेलवे विभाग द्वारा जो है यूज़ किया जाता है। इस पर सेंसिटिवली हमने काम किया है। हमारी जो थाने की टीम है वो वहाँ पर पहुँची थी और सीसीटीवी कैमरास को देखा गया तो एक संदिग्ध अभियुक्त उसमें जो है हमने आइडेंटिफाई किया है। इस पर हमने मुकदमा भी पंजीकृत किया है, जिसमें कि 288 BNS की धारा में हमने मुकदमा पंजीकृत किया है और जो अभियुक्त है उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है। आरोपी के पास कई डेटोनेटर भी बरामद किए गए। ये डेटोनेटर हरिद्वार के मोतीचूर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर प्लान किया गया था। देश की सुरक्षा एजेंसियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने 2 करोड़ रुपए की मांग की है। सलमान खान को धमकी देने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन सलमान को जान से मारने की धमकी मिल रही है। इस बार मुंबई ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम को मैसेज आया, जिसमें अज्ञात शख्स ने धमकी दी। धमकी देने वाले ने 2 करोड़ रुपए की मांग की है। एक अधिकारी ने बताया कि मैसेज करने वाले ने यह भी कहा है कि अगर उसे पैसे नहीं मिले तो सलमान खान को जान से मार देगा। धमकी भरा मैसेज मिलने के बाद मुंबई के वर्ली पुलिस स्टेशन में अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इससे पहले रविवार को भी सलमान खान और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के विधायक बेटे जिशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस मामले में एक शख्स को मुंबई पुलिस ने नोएडा से गिरफ्तार किया था। आरोपी दिल्ली का रहने वाला है। उसे सेक्टर 39 थाना इलाके से गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने जिशान और सलमान खान दोनों को धमकी देकर पैसों की मांग की थी। बता दें कि सलमान खान को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। नोएडा में कल रात एक बैंक्वेट हॉल में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण थी। घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में एक इलेक्ट्रीशियन की जलकर मौत हो गई। मृतक इलेक्ट्रीशियन परविंदर बागपत के बड़ौद के रहने वाला था। पिछले काफी समय से लोटस बैंक्वेट हॉल में इलेक्ट्रीशियन की नौकरी कर रहा था। देर रात जनरेटर में डीजल डालने के लिए छत पर गया था। इसी दौरान बैंक्वेट हॉल में आग लग गई। काफी ज्यादा धुआं होने के कारण परविंदर बेहोश हो गया और वहीं गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। देखिए, ये लगभग 3:30 बजे हमको कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि ये लोटस ग्रैंडियोर नामक जो बैंक्वेट हॉल है सरफाबाद सेक्टर 74 में, ये थाना 13 के अंतर्गत आता है, आग लग गई है। इसमें तुरंत फायर की गाड़ी आई थी। 3:40 में हमारी पहली गाड़ी पहुंच गई थी और पूरी 15 गाड़ियां लगी, तब इसमें आग पे काबू पाया गया है। और अभी कुछ जगह पे आग लग जा रही है, तो इसे बुझाया जा रहा है। इसको पूरा देखा गया तो यहाँ पर एक परविंदर नामक इलेक्ट्रीशियन था, जिसकी इसी आग लगने से डेथ हो गई है। नोएडा पुलिस ने बताया कि बैंक्वेट हॉल का ज्यादा हिस्सा जलकर खाक हो गया। आग में करोड़ों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। और मुंबई से सटे ठाणे में भीषण अग्निकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग सबसे पहले कपड़े की दुकान में लगी, जिसके बाद आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते आग ने आसपास की दूसरी दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। बाजार में गलियां काफी संकरी हैं, जिसकी वजह से दमकल की गाड़ियों को पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने बाल्टी और दूसरे तरीकों से आग पर काबू पाने की कोशिश की। धुएं के गुबार से पूरा इलाका ढक गया। लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन दुकानों में आग लगने से काफी नुकसान पहुंचा है। लोगों का डर उस वक्त और बढ़ गया जब आग पटाखों की दुकान की तरफ बढ़ने लगी। हालांकि गनीमत रही कि पटाखों की दुकान आग की चपेट में नहीं आई, नहीं तो फिर बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि तंग गलियों की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर समय रहते दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच जाती तो फिर नुकसान कम हो सकता था। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कल 4 हाथियों की दुखद मौत हो गई, जबकि 5 हाथी गंभीर रूप से बीमार पाए गए हैं। सूचना मिलते ही जबलपुर और राज्य टाइगर स्ट्राइक फोर्स की फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। वहां बीमार हाथियों का इलाज जारी है और उनकी स्थिति की निगरानी की जा रही है। 29 अक्टूबर की दोपहर नियमित गश्त के दौरान बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अमले को
खितौली और पतौरकोर रेंज में कुल 4 जंगली हाथी मृत अवस्था में मिले। इस घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की कई टीमों ने आसपास के क्षेत्र में सर्चिंग की तो 5 हाथी बीमार मिले। इस झुंड में कुल 13 हाथी बताए जा रहे हैं, जिनमें से 1 नर और 3 मादा की मौत हो चुकी है। वहीं 5 हाथी अस्वस्थ हैं, 4 स्वस्थ पाए गए हैं। सभी संभावनाओं को देखते हुए क्षेत्र की सर्चिंग की जा रही है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए वन मंत्री ने एसआईटी टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं। एसआईटी तत्काल ही बांधवगढ़ पहुंचकर घटना की जानकारी करेगी। आशंका जताई जा रही कि हाथियों ने कोई जहरीला या नशीला पदार्थ खा लिया होगा। फिलहाल किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। संभल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर नगर पालिका अधिकारी का कुत्ता खो गया। नगर पालिका के लोग ई रिक्शा पर पोस्टर लगाकर उस कुत्ते को खोज रहे हैं। जिस किसी सज्जन को उसका पता मिलने व बताने वाले को हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। कुत्ता मालिक ने अनाउंसमेंट कराकर कुत्ते को वापस लाने वाले को 2000 का इनाम देने का ऐलान किया है। टॉमी की गुमशुदगी की ई रिक्शा पर लाउड स्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट कराकर उसकी तलाश की जा रही है। ये साहब रात के 10 बजे नगर पालिका से निकल गया, गेट खुला हुआ था, तो वो अभी तक मिला नहीं है। अच्छा, तो अब क्या अनाउंसमेंट कर रहे हैं? 2000 रुपए का इनाम है। पूरा मामला कस्बा बहजोई का है, जहां के नगर पालिका के ईओ के घर से कुत्ता कहीं चला गया। कुत्ते का नाम टॉमी है। पहले तो घर वालों ने उसे बहुत खोजा, लेकिन टॉमी नहीं मिला। 21 अक्टूबर को ही टॉमी की गुमशुदगी के बाद ईओ ने लाउडस्पीकर से कुत्ते के गायब होने की और उसे वापस लाने वालों को 2000 इनाम की घोषणा की। हम आज तक ढूंढने नहीं मिला है, उसके लिए प्रचार प्रसार भी करा दिया गया है और ढूंढने वाले को 2000 रुपये का इनाम भी रख दिया है, परंतु कुत्ता भी लौटा नहीं। और यूपी के जौनपुर में ताइक्वांडो खिलाड़ी की हत्या का मामला सामने आया है। तलवार से वार कर सिर धड़ से अलग कर दिया। आपसी विवाद में पड़ोसी ने अनुराग की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार है। जौनपुर के कबीरुद्दीनपुर गांव का मामला है। रात को जिसने भी कारित किया है उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। साथ ही जो इनको उकसाने वाले लोग हैं उनको भी दंड दिया जाएगा। जमीनी विवाद 40 वर्षों से, अभी जैसा कि बताया, लगभग पुराना विवाद है। सिविल कोर्ट में भी है और कई में है। इस पूरी जमीनी विवाद की जांच के लिए एडीएम भी तैमरा जो अभी तक अस्तित्व में तो नहीं आया, लेकिन ये पूरी दुनिया में बहस का बड़ा विषय बना हुआ है। अब तक आपने नाटो का नाम सुना होगा, मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसी के तर्ज पर अब नए संगठन की तैयारी चल रही है, जिसका नाम हो सकता है मुस्लिम नाटो। मुस्लिम नाटो कैसा होगा, क्या करेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या अरब के 2 बड़े दुश्मन साथ आने वाले हैं? ईरान और सऊदी अरब हाथ मिलाने वाले हैं। 25 मुस्लिम देशों का सैन्य गठबंधन, इस्लामिक नाटो का गठन। क्या बदलने वाले हैं ग्लोबल समीकरण? मिडिल ईस्ट जंग का अखाड़ा बना हुआ है। अरब देशों में आग लगी है। अरब के ज्यादातर देश एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं, लेकिन अब यह दुश्मनी खत्म हो सकती है। हो सकता है कि अब इजराइल अगर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करे तो ईरान की सेना का सामना तुर्की, इराक या सऊदी अरब की ताकत से हो जाए। या यह भी हो सकता है कि अगर अमेरिका फिर इराक की तरह किसी मुस्लिम देश पर एटमी हथियार रखने का आरोप लगाकर मिलिट्री एक्शन ले, तो दुनिया के 25 मुस्लिम बहुल आबादी वाले देशों की सेना सुपर पावर के सामने एक मुट्ठी की तरह इकट्ठी हो जाए। दुनिया के 25 ताकतवर मुस्लिम देश मिलकर नाटो जैसा मिलिट्री अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे इस्लामिक नाटो, मुस्लिम नाटो या मुस्लिम मिलिट्री अलायंस ऑर्गेनाइजेशन यानी MMAO कहा जा रहा है। ऐसा हुआ तो नाटो के बाद यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन होगा। सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE,
जॉर्डन, बहरीन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और मलेशिया जैसे 10 बड़े मुस्लिम बहुमत वाले देश नए मुस्लिम नाटो के कोर मेंबर यानी मुख्य सदस्य हो सकते हैं। इनके अलावा इंडोनेशिया, ईरान, इराक, ओमान, कतर, कुवैत, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और लीबिया, इन 10 देशों को मुस्लिम नाटो का प्रमुख पार्टनर देश बनाया जा सकता है। कोर मेंबर और पार्टनर देशों के अलावा मुस्लिम नाटो में 5 और देशों को सदस्य बनाया जा सकता है। अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ब्रुनेई मुस्लिम नाटो के एसोसिएट सदस्य हो सकते हैं। दस कोर मेंबर, 10 पार्टनर देश और 5 एसोसिएट सदस्य, यानी कुल 25 देशों की सेनाओं के बीच दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन हो सकता है। मुस्लिम नाटो या इस्लामिक नाटो जैसे संगठन के गठन की तैयारी तेजी से चल रही है। मुस्लिम बहुल जनसंख्या वाले देशों के बीच नाटो जैसे सैन्य गठबंधन का विचार तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन का है। ऐसा करके एर्दोआन अरब देशों में सबसे शक्तिशाली और मुस्लिम दुनिया का खलीफा बनना चाहते हैं। मुस्लिम नाटो एर्दोआन के दिमाग की उपज है। कुछ दिन पहले एर्दोआन ने तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में इस्लामिक स्कूल एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में बोलते हुए मुस्लिम नाटो की पूरी योजना का खुलासा किया था। एर्दोआन ने कहा था, इजरायली अहंकार, इजरायली डाकुओं और इजरायली सरकार समर्थित आतंकवाद को रोकने वाला इकलौता जवाब इस्लामिक देशों के बीच सैन्य गठबंधन है। हमें मुस्लिम नाटो बनाना होगा। मुस्लिम नाटो बनाने के लिए एर्दोआन हर उस मुस्लिम देश से संपर्क कर रहे हैं जिसे लगता है कि इजराइल उनके लिए खतरा बन सकता है। मुस्लिम नाटो बनाने के लिए एर्दोआन ने इसी महीने मिस्र और सीरिया से संपर्क किया है। पिछले हफ्ते ही एर्दोआन ने अंकारा में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सिसी की मेजबानी की। तुर्की और मिस्र के बीच संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। पिछले 12 साल में यह पहला मौका था जब कोई मिस्र का राष्ट्रपति तुर्की पहुंचा था। एर्दोआन ने आपसी मतभेद भुलाकर अल सिसी के साथ मुस्लिम नाटो को लेकर चर्चा की। एर्दोआन लेबनान और सीरिया को इजराइल का डर दिखा रहे हैं। एर्दोआन ने यूएई और सऊदी अरब समेत कई मुस्लिम बहुल देशों के साथ आपसी तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयास किए हैं। माना यही जा रहा है कि इन कोशिशों के पीछे उनकी मंशा मुस्लिम नाटो जैसा सैन्य गठबंधन बनाने की है। एर्दोआन की कोशिश खुद को इस्लामी देशों का सबसे बड़ा नेता बनाने की है। वो अरब देशों में ऑटोमन साम्राज्य जैसी सल्तनत वापस लाना चाहते हैं और उसके खलीफा खुद बनने की फिराक में है। मुस्लिम नाटो इसी महत्वाकांक्षा का नतीजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।